गुड इवनिंग ऑल। मैं एडवोकेट रिंसी साइमन। मैं मुंबई हाई कोर्ट और अक्रॉस द मुंबई पालघर थाने कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपको इस लॉकडाउन में आई थिंक थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूँगी या लेक्चर देना चाहूँगी रिगार्डिंग 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर 8081 के बेस पे। नेगोशिएबल एक्ट में आज आपको सिखाऊंगी 138 से लेके 142 का। नॉर्मली प्रैक्टिस ऐसा है कि हाँ, मुंबई एरियाज में ऑलमोस्ट सबको पता है, बट जिस तरह से पालघर हो गया या धानु साइड हो गया, जस्ट इवन सर्टेन पीपल दे डजंट नो इवन द मैप। अगर चेक बाउंस होता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो बेसिकली उनके लिए और आई नो ऑल द लॉयर्स, इवन कॉमन पर्सन इन मुंबई साइड एरियाज नोज दैट व्हाट इज डिसऑनर ऑफ चेक, व्हाट इज नेगोशिएबल एक्ट, इसे पता है। बट मैं इसे बहुत बड़ा ये नहीं करूँगी, बट सिंपल वे में समझाऊंगी हमारे कानून के हिसाब से क्या बोलते हैं, एक कैसा फाइल करना चाहिए, इस कैसा लागू होता है, इस तरह से मैं आपको समझाऊंगी। आज मैं शुरू करती हूँ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल एक्ट 8081 से 8081 के एक्ट की से चालू करती हूँ। एज पर द इसमें क्या बोलते हैं, सेक्शन 130 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 states that dishonoring of a check for a reason stated insufficient of fund, whether it is check, post-dated check, arbitration, irregular signature, fortune account and stop payment instruction etc. मतलब डिसऑनर ऑफ चेक होना चाहिए बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ऑफ फंड इन द बैंक। इसमें और एक चीज बोलता क्या है कि लीगली एनफोर्सेबल बाय डेथ और अदर लायबिलिटी। ये बहुत क्लियर है, इसमें लिखा हुआ है, बहुत वेरी क्लियर वे में इसमें समझाया है, ये डेफिनेशन है। इससे पहले आपको ये डेफिनेशन के आज जाने के पहले मैं आपको दो चीज़ जरूर बताऊंगी, ड्रॉअर और ड्रॉई या पे। ड्रॉअर कौन है? ड्रॉअर वो है जो चेक ड्रॉ बनाता है, चेक देता है, ड्रॉन करता है। और ड्रॉई और पे वो है जो चेक लेता है। और ये जो कंडीशन है कहाँ लायबल होता है? The check has to be drawn by the accused on a bank account which is maintained by him with a particular banker in a bank. The amount of money mentioned in the check is for discharging of liability either wholly or partially. The check is dishonored, which means it is written unpaid due to insufficient fund, or it is written because the amount contained in the check exceeds the arrangement made with the bank. The offence is said to be committed as the stated amount moment the check is written unpaid to the holder or the drawer of a check. मतलब चेक सबसे पहले insufficient फंड हो, अमाउंट भले पार्शियली हो या पार्टली, जो भी दिया वो क्लियर नहीं है, डिसऑनर हो गया है। अब इसमें तीन चीज़ हमें याद रखना है कि अगर ये हमें जाना है कोर्ट में तो इसकी प्रोविजंस क्या है, कैसा, मतलब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ के पहले ही हम 138 इसमें लागू कर सकें। जैसे कि the check has been presented to the respectively bank within the period of its validity or within the 6 months of a time from the date on which the check was drawn from the banker or whichever is available। मतलब 6 महीने के पहले वैलिडिटी के चेक के वैलिडिटी के 6 महीने के पहले या पीरियड ऑफ कुछ चेक तक बैंक में प्रेजेंट होना चाहिए। द पे द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट इज ड्यू कॉस्ट ऑफ द चेक हैज बीन made a demand for the payment of the amount of the money by providing notice or in return to the person who has drawn the check issued within 15 days of receipt of the information from the bank regarding the return of the check which is unpaid। मतलब पे को एक चेक जब जो डिसऑनर होता है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड के वजह से, तो बैंक एक उनको पे को एक चेक रिटर्न मेमो देता है। तो विद इन 15 डेज के अंदर उसे एक नोटिस देना पड़ता है वो पीरियड में,
ही शुड बी विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द बैंक। वो उनको बताना पड़ता है कि ये तो आपने जो चेक दिया है वो ये हो गया, डिसऑनर हो गया है। वो 30 मतलब आप उसको लीगल नोटिस भेजना है। लीगल नोटिस भेजने के बाद इफ ड्रॉयर फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ सेट अमाउंट ऑफ मनी टू द रेस्पेक्टिव पे, द पर्सन हु इज टू रिसीव द मनी विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ नोटिस रिसीट। अगर समझो कि ड्रॉयर ने वो नोटिस का 15 दिन तक रिप्लाई नहीं दिया, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जाके डिसऑनर चेक अंडर सेक्शन 138 के हिसाब से फाइल कर सकते हैं। सबसे मेन छोटा सा सेक्शन 138 सेज दैट डिसऑनर ऑफ अ चेक बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड अमाउंट इन द बैंक, लीगली एनफोर्सेबल बाय द डेब्ट और अदर लायबिलिटी। ये बहुत ज़रूरी है, लीगली एनफोर्सेबल बाय डेब्ट और अदर लायबिलिटी। 3 कंडीशन मेन है। 6 मंथ्स का ड्रॉ किया चेक विद इन 6 मंथ्स के अंदर बैंक में प्रेजेंट होना चाहिए, या वैलिडिटी ऑफ चेक जो भी डेट है उसके अंदर ही प्रेजेंट होना चाहिए बैंक में। पे को एक चेक रिटर्न मेमो मिलता है, तो जो उसे 15 दिन के अंदर उसे ड्रॉयर को एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए। मिनिमम 30 डेज होना चाहिए, 15 से 30 डेज के अंदर। और नोटिस जो ड्रॉ किया है उस पर ड्रॉयर को नोटिस रिसीव, और नोटिस रिसीव होने के बाद भी 15 दिन के अगर ड्रॉयर आपको रिप्लाई नहीं देता है नोटिस का, या अमाउंट आपको नहीं देता है या आपसे आपका अमाउंट क्लियर नहीं करता है, तो आप कोर्ट में जाके 138 फाइल कर सकते हैं। अब आएंगे हम लोग सेक्शन 139 के ऊपर। सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या बोलता है? इसमें मेन है प्रिजम्पशन इन द फेवर ऑफ द होल्डर। इट टॉक्स अबाउट द लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल who has issued a check of certain amount of money and it has been dishonored. Such person is presumed to be guilty until and unless he proves himself innocent in the eyes of the law. It is a presumption under this section that a check which is present for discharging the liability may either be partly or wholly discharge of the liability of a debt. 139 क्लियर है, उसका क्लियर वर्ड है shall presume in the favor of the holder। मतलब पे को ये बताना है ये लीगली इन्फोर्सिबल है बाय द डेब्ट और अदर लायबिलिटी, और कोर्ट उसको प्रिज्यूम करता है। ड्रॉयर के पास उतना ये होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। ड्रॉयर के पास वो प्रूफ होगा नहीं, क्योंकि कोर्ट के पास वो सफिशिएंट प्रूफ मिल जाता है, क्योंकि इट इज प्रिज्यूमिंग इन द फेवर ऑफ द होल्डर। उसने लीगली एनफोर्स किया है जब पे को देते समय। इट इज वेरी क्लियर। अब सेक्शन 140 क्या बोलता है? 140 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या बोलता है? States that a defense which may not be permitted or allowed or valid any under the section 130 of negotiable instrument. It provides that there is no defense of an offence under section 138 that the drawer of a check has no reason to believe that when the drawer issued the check, a check may be dishonored on the presentation of the check to the respective bank for the reason which are stated in the said section. मतलब 140 ये डिफाइन करता है कि ड्रॉयर को डिफेंस नहीं करने मिलता है कि मुझे पता नहीं था मैंने चेक क्यों दिया था, या ये मैं बिलीव नहीं करता ये चेक इशू करने के लिए दिया था, ये चेक डिसऑनर हो सकता है, ऐसा वो नहीं कर सकता है ड्रॉयर। अब हम जाते हैं सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। स्टेट्स आर प्रोविजन बाय कंपनी। इसमें प्रोविजन बाय कंपनी, इट डील्स विद द डिसऑनरिंग ऑफ अ चेक ड्रॉन बाय द कंपनी। कंपनी ने चेक ड्रॉन किया है। दिस सेक्शन एक्सटेंड्स द लायबिलिटी टू एवरी इंडिविजुअल who when the offence was committed was responsible for the conduct of the business, which also extends towards the key function position like the director। इसमें मतलब 140 है ऑफ जो ऑफेंस है, ऑफेंस बाय द कंपनी। चेक कंपनी ने ड्रॉ किया है, उसमें जो भी है उसमें उस जब जो चेक
बनाते समय जो भी उसमें लायबिलिटी था, उसमें जो भी रेस्पॉन्सिबल मेंबर, भले वो डायरेक्टर हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, दे आर लायबल फॉर दिस करके इसमें बताया गया है। अब इसमें 141 में बोलते हैं कि भले वो एमडी हो, जो भी हो, उस सब इसमें रेस्पॉन्सिबल है। 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है Section 142 of the Negotiable Instrument Act 1981 states the consequences of offence. It states that without regarding anything contained in the CPC 1973, it states that no court shall take any notice on offence which is regarding punishment under the provision mentioned in the 138 of Negotiable Instrument Act 1881 unless in the complaint which is written made by the holder of a check. इसमें क्या बोलता है, नो कोर्ट कैन टेक, जब तक वो रिटर्न में नहीं आता है बाय द होल्डर, वो रिटर्न होना चाहिए कंप्लेंट। सेकेंड, इट स्टेट्स दैट एनी कंप्लेंट विच इज मेड विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ द एक्शन अराइज अंडर द प्रोविजन कंटेन इन द सेक्शन 130 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सेकेंड, इसमें 142 में क्या बोलता है, पहला क्या बोलता है कि जब तुम कोर्ट को जाते हो, कोर्ट में एक रिटन कंप्लेंट होना ज़रूरी है। सेकेंड, कि ये जो है कंप्लेंट का कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन मतलब जैसे पेई को रिटर्न ऑफ द चेक मेमो मिला कि रिटर्न चेक मेमो मिला, मेमो मिलने के बाद उसे विद इन 30 days के अंदर उसे लीगल नोटिस भेजना है ड्रॉयर को। ड्रॉयर को नोटिस रिसीव होने के 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद से ये कॉज ऑफ एक्शन होता है, एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। तो वो पीरियड बहुत ज़रूरी है, विद इन 30 days। वो 15 दिन से, मतलब जब ड्रॉयर को वो मिला 15 दिन तक, वो 15 दिन से 30 दिन तक वो कॉज ऑफ एक्शन पे को बहुत कॉज ऑफ एक्शन दिखाना पड़ता है जब केस में कोर्ट में केस फाइल करते समय। सेकेंड, या तो कोर्ट को ये प्रूफ करे पेई कि मेरे पास सफिशिएंट रीज़न था इसलिए मैंने 30 दिन के अंदर नहीं फाइल किया, वो कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो। थर्ड पॉइंट बोलता है, फर्दर स्टेट्स आर नो कोर्ट विच इज इंटरफेयर टू द मैट्रिमोनी मजिस्ट्री और द जुडिशियल मजिस्ट्री ऑफ फर्स्ट क्लास shall try any offence which is punishable under the offence laid down in the section 130 of Instrument Act। ये कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपना मजिस्ट्री और जुडिशियल मजिस्ट्री ऑफ फर्स्ट क्लास ही ये मैटर ले सकता है। आपको अगर ये केस फाइल करना है, आप JMFC में जाएं या मैट्रिमोनी मजिस्ट्री कोर्ट में ही आप एक केस फाइल कर सकते हैं 138 का। 142 का सेकेंड जब होता है 26/12/2015 में एक अमेंडमेंट आया था, वो पेई के लिए था। जैसे कि अगर समझो कि मैं हूँ, ड्रॉयर है एक, मैं बॉम्बे में रहता है और पेई पुणे में रहता है, और पेई का जो अकाउंट है बैंक अकाउंट जो मेंटेन करता है वो करता है पुणे में। तो ड्रॉयर ने उसे चेक दे दिया, पेई ने जाके वो पुणे के ब्रांच में अपने ब्रांच में डाल दिया, वो डिसऑनर हो गया। वहाँ पे तो वहाँ का जो जुडिशियल आता है वो पुणे आता है। तो पेई ये जो केस है पुणे JMFC में फाइल कर सकता है। ये हुआ था अमेंडमेंट 26 दिसंबर 2015 में एज पर द सेक्शन 142 के सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है। इसमें 142 के 2 के ए में, 142 के 2 के बी में क्या बताता है, 2 के बी में ये बताता है, अब समझो कि ड्रॉयर पेई आया, पेई अब सेक्शन 142 के 2 बी में क्या बोलता है, सेक्शन 142 के 2 के बी में सबसेक्शन 2 के बी में बोलता है कि अब समझो कि ड्रॉयर रहता है मुंबई में, पेई आ गया, पेई बोलता है नहीं मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए। ड्रॉयर बोलता है नहीं मेरे पास तो फिलहाल अभी कैश नहीं है, तो ये तू एक चेक ले ले मेरे अकाउंट से, मेरे बैंक में जाके मेरे इसमें से कैश एनकैश कर लिए। और जाता है पेई मुंबई के ब्रांच में, ड्रॉयर के मुंबई के ब्रांच में, और ड्रॉयर से वो जाके चेक
एनकैश करने जाता है तब पता चलता है कि चेक इज डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड। पे इनसफिशिएंट फंड की वजह से वो नहीं कर पाता, तो तब पे कहाँ फाइल कर सकता है? पे तब फाइल कर सकता है, जुडिशन कहाँ बनता है? मुंबई में। तो ये बताया है 142 में। कंक्लूशन यही है कि 138 deals with all the provision of negotiable history which plays a role in the modern world of commercial transaction, which is due to the development growth in the fields of banking, trading, business and other commercial sectors. This act contains liability, duties, rights of both the drawer and employee. The act gives the clarity to the business, traders and many other sectors too. अब इसमें मैंने अभी इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ। 138 कहता है डिसऑनर ऑफ अ चेक, insufficient amount in the bank, it is legally enforceable by the debt और other liability। इसका 3 कंडीशन है। विदिन 6 मंथ्स के अंदर चेक प्रेजेंट होना चाहिए बैंक में, या वैलिडिटी ऑफ अ चेक के टाइम तक प्रेजेंट होना चाहिए बैंक में। सेकेंड, पे को डिसऑर्डर का के चेक जब डिसऑर्डर होता है तो एक चेक रिटर्न मेमो मिलता है। विदिन 30 डेज में उसको नोटिस फाइल करना है, लीगल नोटिस भेजना है ड्रॉयर को। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? जब ड्रॉयर को 15 नोटिस मिल के 15 दिन हो जाता है, 15 दिन तक अगर उसने उसकी पेमेंट नहीं वापस की, ड्रॉयर ने पेमेंट नहीं दी, तो पे जा सकता है कोर्ट में अंडर सेक्शन 130 ऑफ नेगोशिएबल एक्ट 8081 एक्ट के हिसाब से। 139 में क्या बोलता है? प्रिजम्पशन शैल बी प्रिजम्ड इन फेवर ऑफ द होल्डर। इसमें मतलब टोटली पे ड्रॉयर ही पे है, क्योंकि वो लीगल प्रूव कर देता है कोर्ट पे, इट इज लीगली एनफोर्सेबल बाय दैट। उस अभी 140 में क्या है? 140 में डिफेंस में इसको ड्रॉयर को बिल्कुल डिफेंस करने नहीं देता कि मुझे नहीं पता था, मैंने चेक तो ड्रॉ किया था, इसकी डिसऑनर होगा, मुझे पता नहीं था, ये प्रेजेंट होगा मेरे, ऐसा अलाउड ही नहीं करते हैं ड्रॉयर को। कोर्ट को ऐसा डिफेंस वो कर ही नहीं सकता है ड्रॉयर। 141 में क्या कहता है? ऑफेंस बाय कंपनी। ऑफेंस बाय कंपनी मतलब कोई भी कंपनी, भले वो डायरेक्टर, कंपनी के थ्रू डायरेक्टर हो, एमडी हो, कोई भी हो, जो भी जब चेक देते समय, वो जो बिजनेस कंडक्ट करते समय, whoever is responsible are liable for that। 141(2) में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें डायरेक्टर लायबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और a financial corporation controlled by the central government or state government, in that condition the director is not liable for that cause of action। 141 के 2 में क्या बोलता है? भले डायरेक्टर हो, सेक्रेटरी हो और जो भी उस टाइम रेस्पॉन्सिबल था, they all are liable for, they are negligible liable for, due to negligence they are all are liable for। नहीं बोल सकती कि मुझे नहीं पता था। 142 में बोलता है कॉन्जुगेंस का बात करता है, उसमें क्लियरली है द कोर्ट को एक रिटर्न कंप्लेंट देना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए विदिन द पीरियड, विदिन द 30 डेज। अगर आप 30 डेज में नहीं देते हो तो सफिशिएंट रीज़न कोर्ट को बताना है कि मैंने क्यों नहीं, मुझे 30 डेज तक बाद में क्यों फाइल कर रहा हूँ। और ये कौन है कर सकता है? इससे JMFC और मैट्रिमोनियल मजिस्ट्री ही एक मैटर हैंडल कर सकते हैं। अब 142 के 1 में यही बोलता है कौन हैंडल करता है। 142 के 2 में अमेंडमेंट हुआ था 26 दिसंबर 2015 में, जहाँ पे पे का जहाँ पे अकाउंट मेंटेन करता है, पे जहाँ वो चेक ड्रॉन करता है और जहाँ पे डिसऑनर होता है उसको जुडिक्शन मिलता है। 142 के 2 और के बी में बोलता है अगर ये जुडिक्शन बताता है ड्रॉयर का इस पे। तो ये था हमारा कंक्लूशन आज 138 से लेके 142 का। हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखा। आपको आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इफ देयर इज एनी queries, any problem, you can comment on my channel. It is just मैंने shortly बताया, I'm not gone typical as a Bear Act. It's for general people can also understand the fact of this lecture के बेस पे मैंने ये किया है। There will be something
mistakes, let me know. If anything is, let me clear it very clear, because there will be sound issues, something problems होंगे. For that I am sorry for that. The rest of things I hope you understood my lecture. I hope next lecture I will teach about section 143 के आगे का negotiable instrument act बताऊंगी आपको. Thank you. Good day. Bye bye.